अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और आज के टॉपिक के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो माशरे के तकरीबन तमाम ही लोगों से कंसर्न है। और इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे माहिर हैं वो हैं सर जाफ़र अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा सर, आपका फॉर्मल तारुफ तो मैं हर दफ़ा ही बताती हूँ कि आपका न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी महारत है आपको, और एडिक्शन के केसेस के साथ और फैमिलीज़ के साथ आप काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग प्रोग्राम भी लेके चलते हैं। मगर आज मैं अपने प्रोग्राम में जब आपका तारुफ कराऊंगी तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि अभी तक आप कवारे हैं। जी मिस। तो कैसा लगा आपको आपका तारुफ? बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा नाजरीन, मैं इस हवाले से आपको ये बताना चाहूँगी कि आज जो मौजू मैंने इंतखाब किया है, जो आपने शायद टाइटल पे देखा हो कि हाउ टू पिक अ लाइफ पार्टनर या जीवन साथी का इंतखाब कैसे किया जाए। और ये अगर देखा जाए तो कि ये सोसाइटी में हर शख्स से ये मौजू जो है वो कंसर्न है, चाहे कोई शख्स पहली मर्तबा शादी करना चाहता है, दूसरी मर्तबा शादी करना चाहता है या तीसरी मर्तबा भी शादी करना चाहता है। आजकल बड़ा कॉमन है तीसरी शादी करना। तो फिर ये मौजू जो है वो हर उस शख्स को मदद फराहम कर सकता है। और जब मैंने इस टॉपिक के बारे में सर जाफ़र को इन्फॉर्म किया कि हम इस टॉपिक के ऊपर एक प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, तो सर ने काफ़ी खुशी से इस मौजू को जो है कबूल किया, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च की, क्योंकि इसमें इनके अपने लिए काफ़ी मदद छुपी हुई है। क्यों सर? वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक है। आपने पहले मुझसे पूछा कि कैसा लगा आपको, तो मैंने आपसे ये कहा कि बड़ा बेहतर लगा। और साथ में जब आप कहती हैं कि युवा अभी तक आपने शादी करनी है, तो मुझे ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ अभी तक शादी करनी है, और एक उम्मीद भी जागती है कि शायद हो ही जाएगी। इंशाल्लाह डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन उसके लिए वही के ज़रूरी जो बेसिक काम है पहले करने के, कुछ सीखने के हवाले से और हैप्पी मैरिज के जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने के हवाले से वो एक प्रोग्रेस चलता जा रहा है। तो डेफिनेटली जब मैंने इस प्रोग्राम के बारे में सुना, जब आपने टॉपिक मुझे बताया कि आज हम नेक्स्ट शो में इसके बारे में बातचीत करेंगे, तो ये मेरे अपने लिए सीखने के हवाले से बड़ा एक आप कह लेंगे सॉलिड सोर्स था, एक बड़ा पक्का रीज़न था। और पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम सुने मैंने इनके बारे में, बुक्स रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि हमारा फील्ड इससे मुताल्लिक है, साइकोथेरेपी और फैमिली काउंसलिंग के हवाले से। लेकिन आज जो ख़ास आपका टॉपिक था कि कोई अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुने, तो इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग था और बड़ा मेरे लिए लर्निंग और स्किलफुल। अच्छा, इस हवाले से जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। एक बड़ी मशहूर सी टर्म है लव मैरिज, और इसके अगेंस्ट बात की जाती है अरेंज मैरिज या फैमिली मैरिज की। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इन दोनों टाइप्स ऑफ मैरिजेस को ज़रा डिफ्रेंशिएट करें, इन्हें डिफ़ाइन करें कि साइंसी एतबार से कौन सी शादियाँ जो हैं वो लव मैरिज के अंडर आती हैं और कौन सी फैमिली मैरिजेस हैं। तो जब हम जब हम मैरिज की बात करते हैं ज़रा सीजनल इफेक्ट आ गया तो उसकी वजह से, जब हम मैरिज के बारे में बात करते हैं, शादी के बारे में बात करते हैं, तो हम किसी एक रिश्ते में बन जाने के हवाले से बात करते हैं। ओवर द ग्लोब जब हम शादी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जब दो लोग आपस में रिलेशन बनाते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो वो आगे साथ चल के ज़िंदगी निभाती हैं। अब इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। वो तरीके ये हैं कि एक ये ऐसा काम है कि बंदा खुद से ही कर ले, अपनी पसंद से कर ले। दूसरा काम ये है कि ये बंदा किसी को सौंप दे और वो उनके लिए ये काम कर दें। तीसरा काम हाई पावर को सौंप दें और वो उनके लिए ये काम कर दें, जिन्हें हम अरेंज मैरिज भी कहते हैं। तीसरा काम ये है, और जो बेहतरीन है मेरे ख्याल में, कि एक टीम बना ली जाए अपनी हाई पावर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसमें बंदा खुद भी शामिल हो और मिलके ये काम कर लिया जाए। वो ज़्यादा एक बेहतर। अब ये जो आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोई शादी, एक नई शादी बता दी है हमें, इसका कोई नाम भी रख दें फिर, वो क्या हो? हैप्पी मैरिज आप इसे कह लेंगे। अच्छा। खुशबाश जिंदगी जिसमें दुल्हा भी खुश है, दुल्हन भी खुश है और घर वाले भी खुश हैं, नाराजगियां उसमें कम हैं। लेकिन वहाँ भी मैं बताऊं आपको, कुछ लोग तो नाखुश होंगे ही होंगे।
हो सकता है सारी दुनिया को हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग जो आपके इमीडिएट रिलेशन में हैं, जैसे वो लोग जो एक छत के नीचे रहते हैं, अगर आप उनके साथ पहले खुश रहते हैं तो फिर वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं कि दूसरे लोग जो नाराज हैं वो उनको भी आप खुश कर सकते हैं। और सबको खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मेरिट पे बात करना और अपने रिलेशन को मेरिट पे चलाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें करते रहना चाहिए। जब हम लव मैरिज की बात करते हैं, कल्चर, अब मैं हमारे कल्चर के हवाले से बात करता हूँ, जब हम लव मैरिज की बात करते हैं तो उसमें अमूमन यही तस्वर पाया जाता है कि लड़के और लड़की ने मिलके मोहब्बत में ये पसंद की शादी कर ली और उसमें अमूमन वो घर वालों की रजामंदी को नहीं देखते, अगर देखते भी तो उसे पसे पर्दा कर देते हैं। बिल्कुल। जब हम फैमिली मैरिज की बात करते हैं तो फैमिली मैरिज में यूजुअली इस तरह से होता है कि कोई खालाजाद, फुफ्फोजाद या कजन्स आपस में, कजन मैरिज का भी इसे नाम दिया जाता है, या फिर अंदर फैमिली के बड़े बुजुर्ग किसी दूसरी खानदान से रब्ता करके तो कोई डिसीजन बनाते हैं और बच्चों को उसे ओबे करना ही होता है। वो अरेंज मैरिज है, उन्हें कोई शादी पसंद आ जाती है, कोई लड़की लड़का, तो वहाँ पे जाके वो शादी फिक्स कर देते हैं और उसके बाद फिर वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। सही। तो ये माइनर से इनमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनके डिफरेंसेस माइनर हैं। स्टार्ट में जैसे मैंने कहा कि आपने कोई ये काम करना है वो खुद कर लें या फैमिली के थ्रू करवा लें, लेकिन आगे चल के इनके रिजल्ट्स बहुत मुख्तलिफ आते हैं। जैसे इनमें स्टार्ट में फ़र्क कम है। आपने देखा होगा कि जो फैमिली मैरिजेस हैं या जो अरेंज मैरिजेस हैं उनके सक्सेस के रेट थोड़े ज़्यादा हैं, और जो लव मैरिज होती हैं उनमें सक्सेस के चांसेस कम होते हैं, और अगर वो शादियां चलती भी हैं तो वो लगती चलती हैं। हाँ, क्योंकि देखा ये गया है कि जब लव मैरिज आप करते हैं तो आप फिर अपने आप को एक सजेशन ये भी देते हैं कि अब मुझे आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद माय मैरिज, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है कि अब कहीं और से हमें बाहर से कोई मदद नहीं मिलेगी, या हम इस शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते, ना तो पेरेंट्स से शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स फिर जवाब में आपको ये कहेंगे कि ये आपका अपना ही डिसीजन था एंड नाउ यू गो फॉर इट। और फिर ऐसे में एक प्रेशर ऐसा बिल्ट होता है कि पर्सन किसी से बातचीत भी नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि जब हमने बात की है लव मैरिजेस की और अरेंज मैरिजेस की, जिसमें आपने एक शानदार मॉडल भी बताया है जिसे हम हैप्पी मैरिज का मॉडल कह सकते हैं, तो हम उसी हैप्पी मैरिज के मॉडल पर ही बात करें। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि लव मैरिजेस की नाकामी की और वजूहात कौन सी है। एक तो हमने ये डिफ़ाइन की है, और कौन सी वजूहात है? जब हम लव मैरिज की बात करते हैं या अपना लाइफ पार्टनर चुनने की बात करते हैं, स्पाउसल रिलेशन में जाने की बात करते हैं, तो ये एक बड़ी ही पेचीदा सी स्किल है। ये एक बड़ी ख़ास महारत है और आला अरफा महारतों में से एक है, जिसे आमतौर पे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और यही सोचा जाता है कि चलें जैसा भी लाइफ पार्टनर आ गया, लाइफ पार्टनर बन गया और आगे की तरफ शादी की तरफ लोग चल निकलते हैं। लव मैरिज में अब लव में भी डिफरेंस है। लव में, लाइक में, इन्फेचुएशन में, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लाइक है कि आप किसी के बारे में कोई पॉजिटिव इवेल्युएशन रखते हैं, मतलब आप उसके बारे में अच्छा समझते हैं, आप उसके बारे में बुरा समझते हैं। वो लाइक डिसलाइक ये आपकी पॉजिटिव इवेल्युएशन होगी। इसमें मोहब्बत का कोई तकाजा नहीं है। कोई अगर आपको अच्छा लगता है, कोई आपको बुरा लगता है, तो लाजमी नहीं कि आपको उससे मोहब्बत भी है। जब हम लव की बात करते हैं तो लव के पीछे आपकी कमिटमेंट है, आपकी केयरिंग है, और आप उस रिलेशन का ख्याल रखते हुए आप लॉन्ग टर्म गोल्स साथ में लेके चलते हैं, निभाना चाहते हैं आप उस रिश्ते को। ये लव का एक सिंपल सा क्राइटेरिया अगर हम डेफिनेशन में देखें तो डिफरेंट फिलोसफर्स ने बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस की हैं। अब मैं बात करूं इन्फेचुएशन की। इन्फेचुएशन एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे पहली नज़र की मोहब्बत कहा जाता है कि अमूमन लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते हैं और मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और उसके बाद वो शादी के बंधन की तरफ चल निकलते हैं। जैसे राह चलते किसी को देखा, पसंद किया और उसके बाद शादी हो गई। जैसे लड़की पसंद की और उसने कहा कि चट मंगनी पट पे 2 माह में शादी हो जाए। इन्फेचुएशन एक्सट्रीम लाइकिंग इन्फेचुएशन के साथ एक रोल प्ले करती है। बल्कि मैं आपको अगर अपना एनालिसिस बताऊं तो मुझे ऐसे लगता है, ये साइंटिफिक भी है, कि जब आप इन्फेचुएशन की डेफिनेशन ढूंढते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वो मोहब्बत है जो लस्ट के ऊपर बिल्ड की जाती है, यानी जिसमें आपको कोई सतही सा कोई चार्म नज़र आ रहा है और आप उसके ट्रांस में ही जाके कोई डिसीजन बना रहे हैं जिसे आप लव डिफाइन कर रहे हैं। सो वो लव नहीं होता, वो इन्फेचुएशन। क्योंकि लव बिल्ड करने के लिए, जैसे आपने भी बताया कि एक बाकायदा
एक ग्राउंड चाहिए जिसके ऊपर कोई अफेक्शन, केयर, सपोर्ट और रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो मौजूद होता है, तो फिर मिला-जुला के एक लव की जो टर्म है वो इस्टेब्लिश की जाती है। बिल्कुल, लव के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेल्फ एस्टीम का बहुत रोल आता है इसमें कि आपकी अपनी नज़र में वर्थ क्या है। इन्फेचुएशन की जब हम बात करते हैं तो वो लोग जो फौरन से शादी कर लेते हैं और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, तो इन्फेचुएशन में एक मसला लो सेल्फ एस्टीम का भी होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी को कहीं से शादी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब कोई उन्हें प्रपोज कर रहा है कि आप शादी कर लें, जो लोग लो सेल्फ एस्टीम के साथ होते हैं उन्हें फौरन से लगता है शायद यही वो अपॉर्चुनिटी है, मैं इनके लिए बहुत वर्थ वैल्यू हूँ। वो अपनी कदर कीमत को नहीं देखते, वो दूसरे की कदर कीमत को नहीं देखते, वो लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं देखते, वो उनकी मोहब्बत में फिदा हो जाते हैं और फ़ौरन से उनके साथ शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही शादी करते हैं उसके बाद हकीकत का सामना तो करना ही होता है। जैसे वो शेल से बाहर निकलते हैं, हनीमून पीरियड एंड होता है, तो वो देखते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात, प्रॉब्लम सामने आ गई हैं। अब उनको हैंडल करने का कोई तरीका नहीं आता और फिर वही शादी कुछ देर बाद एक बड़ी आजमाइश में बदल जाती है। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं यहाँ पर जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि मैस्लो की थ्योरी का, जिसमें उन्होंने बुनियादी ज़रूरतों का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया है, जिसमें इंसान की ग्रूमिंग और ग्रेटिफिकेशन की बात की है। तो आपकी बात का मैं रेफरेंस वहाँ से देना चाहूँगी कि बिलोंगिंगनेस की नीड जो है उससे ऊपर है सेल्फ एस्टीम की नीड। और अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करते हैं, यानी इज़्ज़त नफ्स को अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपके ये बिलोंगिंगनेस जो है वो एक अनफुलफिल्ड ख्वाहिश नहीं रह जाती और आप उसे बड़ी आसानी से सिलेक्ट करते हैं ऐसे पर्सन को जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल, और रिलेशन सिक्योर होते हैं, आपके महफूज रिश्ते फिर आप बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो शादियों में ज़्यादा मसले आ रहे हैं ये इन्फेचुएशन की बेस पे आ रहे हैं, जिसमें लोग नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में चलने वाले होंगे रिलेशन, या वो लॉन्ग टर्म में निभा करने के बारे में अगर उनका कोई फैसला होता है तो वो जज्बाती सा फैसला होता है। रिश्तों के बारे में हमेशा याद रखें, जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो हमारे जज्बात उभरते हैं, लेकिन रिश्ते जज्बात की बजाय ज्यादा लॉजिकल चलते हैं। बिल्कुल, ये तो शादी से पहले पता चलता है। जैसे अभी हाल ही में एक टीनेजर तो नहीं कह सकते, एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई जो कि किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार था, और उसने, जब मैंने उससे वजह पूछी कि ऐसा ख़ास उसी लड़की में क्या है कि जिसके साथ आप चाहते हैं कि आपकी शादी की जाए, तो उसने बड़ा ही एक इनोसेंट सा मुझे जवाब दिया, जिसमें उसने ये बताया कि मुझे चूँकि गुस्सा बहुत आता है और जब मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है तो सिर्फ वो लड़की है जो मेरे गुस्से को यानी बियर करना जानती है या मेरे गुस्से को ठंडा करना जानती है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर आप एंगर मैनेजमेंट की स्किल्स सीखें तो आप अपने गुस्से के ऊपर तो काबू खुद भी पा सकते हैं। और आपको क्या भरोसा है कि अभी जो कभी कभी आपसे मिल रही है वो आपके एंगर को ऑन भी कर लेती है, 24 आवर्स जब वो आपके साथ किसी रिश्ते में आ जाएगी तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपका एंगर जो है उसको एंटरटेन भी करेगी। सो अपनी बजाय इसके कि आप हैंडीकैप बने और आप अपनी इस ज़रूरत के लिए मोहताजगी पैदा करें, अपने एंगर के ऊपर ख़ुद काम करें। तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जवाब तो था ही उनके लिए, मगर वो जो एक इन्फैचुएशन था ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बिल्कुल, और उन्हें लग रहा होता है कि एक स्पोर्ट से मिल रही है, अगर कोई हमें मोहब्बत करे तो जब भी आप अपने रिश्ते आगे बढ़ाएं तो इन चीज़ों में फ़र्क कर लिया करें, क्या ये सिर्फ लाइकिंग तक का रिलेशन है, क्या ये लव का रिलेशन है, क्या ये इन्फेचुएशन का रिलेशन है। अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करके ज़रूर। और एक चीज़ मैं यहाँ पर अपने तमाम नाजरीन से एड्रेस करके उन्हें बताना चाहूँगी कि जब भी आप ये देखें कि कोई क्योंकि शादी के लिए कोई ख़ास उम्र होती है या शादी के लिए कुछ ख़ास क्राइटेरिया होता है, जैसे कि जाफ़र साहब को मैं बार बार कह तो देती हूँ कि आपकी सर शादी नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटली ये उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक ख़ास टाइम पर ये क्वालिफाई करेंगे शादी के लिए, जिसमें इनकी सेल्फ़ ग्रूमिंग है, इनके सेल्फ़ एस्टीम पे काम है, इनकी फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और डेफिनेटली इससे पीछे इनकी एजुकेशन और इनका सारा कुछ है, जिसके बाद ये कोई अच्छा डिसीजन बना सकेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स वक्त से पहले और ख़ास किस्म के सर्कमस्टांसेस से पहले अगर शादी का डिसीजन बनाता है तो फिर यहाँ पर इंडिकेशन क्लियर है
कि वो किसी न किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार है, तो वहाँ पर उसको मदद जो है वो इमोशनल सोब्राइटी या इमोशनल मैनेजमेंट के लिए देनी चाहिए, ना कि आप उसकी शादी करें। बिल्कुल, जब हम शादी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा एक पार्टनर आ रहा है वो थ्रू आउट लाइफ, आगे सारी ज़िंदगी का पार्टनर है, वो दुख सुख में हमारा साथ देगा, वो हमारे साथ चीज़ें शेयर करेगा, वो हमारे साथ रूम शेयर करेगा, वो हमारे साथ फाइनेंस शेयर करेगा, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आप पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलना है। जब आप इमोशनल डिस्टर्बेंस के बारे से बात करती हैं तो बहुत सारे ऐसे रिलेशंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जिनमें लोग वाकई एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। लोगों को सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही होती है, उसे कंपनसेट करने के लिए, अपने डिप्रेशन को, सैडनेस को कंपनसेट करने के लिए उन्हें एवं किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी वाइफ के साथ इसलिए शादी कर लेते हैं कि उन्हें कोई साथी मिल जाएगा, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि एक दोस्त के साथ रहना और एक वाइफ के साथ रहना और फिर आगे चल के फैमिली को आगे बढ़ाना, जिसमें बच्चे भी आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए बहुत सारी और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप शादी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके पास इतने वसाइल, इतने रिसोर्सेज, इमोशनल, फिनेंशियल, सोशल लेवल पे होने चाहिए कि आप एक और पर्सन को साथ में सपोर्ट कर सकें, अपनी टीम में शामिल कर सकें और फिर आगे जाके जो पहले से प्रॉब्लम्स आनी है आप उन पे पहले ही काबू पाना शुरू कर दें। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपने स्किल दिया। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको एक ऑफ़र ज़रूर दूंगी प्रोग्राम के बीच में कि अगर आप किसी किस्म की किसी उलझन का शिकार हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, या अगर आप कोई असिस्टेंस चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमें भेज दीजिए अपने क्वेश्चंस। हम यकीनन आपके क्वेश्चंस का जवाब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर देंगे। सर, मैं अपना अगला सवाल जो है उसकी तरफ जाती हूँ कि जो कि हमारे मेन प्रोग्राम का मेन टॉपिक भी है कि हम किस तरह लाइफ पार्टनर को चूज़ करें। अब हम बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम पे तो बात बहुत हो गई है, अब हम सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। हम बात ये करते हैं कि जब भी कोई शख्स अपने लिए लाइफ पार्टनर को चूज़ करना चाहता है तो फिर वो क्या करे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैं इसी सवाल का एक और आपसे चंक भी पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई अपने बच्चों के बिहाफ पे अगर कोई फैमिली खुद उसके लिए कोई स्पाउस ढूंढना चाहे तो फिर फैमिली के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो किस तरह ये काम करें। मेरा ख्याल है पहले हम फैमिली वाले चंक पे बात करें। ओके, जब हम शादी के बारे में बात करते हैं और हमारे कल्चर में शादी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे शादी सिर्फ दो इंडिविजुअल्स की नहीं हो रही होती। बिल्कुल, यहाँ पे शादी आप कह लें कि दो फैमिलीज का आपस में बंधन बंध रहा होता है कि दो फैमिलीज एक दूसरे के साथ एक नया ताल्लुक बनाती हैं और फिर उस ताल्लुक को वो आगे लेके चलती हैं। जब हम फैमिली बेस पे बात करते हैं, ये फैमिली के लेवल पे रिश्ता ढूंढने के हवाले से बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यही आती है कि जब फैमिली घर से निकलती है तो उनके पास एक अपना बड़ा सीधा सा क्राइटेरिया होना चाहिए और वो बहुत रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि इससे आगे पीछे अगर 20 पॉइंट हमने बनाए हैं तो किसी में 20 ही मिलने चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक दो कम होते हैं, एक दो ज्यादा मिलते हैं तो हम फिर भी नहीं लेंगे। लेकिन उनके पास एक विजन होनी चाहिए। जैसे अगर वो लड़की तलाश करने की तरफ जा रहे हैं तो लड़की कैसी हो, दिखने में कैसी हो, एजुकेशन कैसी हो, फैमिली बैकग्राउंड कैसा हो, कैसी एक बड़ी फैमिली को डील करना जानती हो, छोटी फैमिली को डील करना जानती हो, कोई जॉब करती हो, जॉब ना करती हो, इन सारी चीज़ों के बाद पहले उनके पास एक क्राइटेरिया हो। बिल्कुल, उसके बाद फिर वो ऐसी फैमिलीज को देखना शुरू कर दें। तो जब उन्हें आइडिया होता है कि एक दो या तीन फैमिलीज हैं और उनमें ऐसे रिश्ते पाए जाते हैं तो फिर वो उन फैमिलीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दें। अच्छा, अब ये फैमिलीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना या पूछना, इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में ये टैबू समझा जाता है, लोग छुप छुप के ये काम कर रहे होते हैं। जब आप शादी करके किसी पर्सन को अपनी फैमिली में ला रहे हैं तो इसका मतलब आप एक नई टीम, एक नए रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। जैसे अगर कोई आपको जॉब के लिए हायर करता है तो वो शायद आपको 2 साल के लिए, 4 साल के लिए हायर करता है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं वो 2, 4, 5, 10 साल के लिए हो सकता है, लाइफ टाइम आपका रिलेशन उनके साथ रहे, लेकिन वहाँ पे आपने 8-10 घंटे गुजारने और उसके बाद आपने वापस आ जाना है। अब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गूगल पे जांच पड़ताल करते हैं, कोलीग से पूछते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, काम करने के हवाले से कैसा है, सीखने के हवाले से कैसा है, हम बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं और फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं, अच्छा ठीक है हम इस काम को करने की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो जब हम स्पाउस के बारे में या फैमिली मेम्बर को एक नए
फैमिली मेम्बर को चुनने की बात करते हैं तो ये काम इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है। ये वो फैमिली मेम्बर है जिसके साथ हमने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी 24 घंटे एक ही छत के नीचे गुजारनी है और उसके साथ हमारा इंटरेक्शन रहना है। तो उससे चुनने के बारे में हमें बहुत मुहतात होना चाहिए। हमारा क्राइटेरिया वाज़ेह होना चाहिए। हमें खुल के अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछ लेना चाहिए कि फैमिली के बारे में पूछ लेना चाहिए, उस पर्सन के बारे में पूछ लेना चाहिए। फिर भी अगर हमें लगता है कि डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो फिर हम खुल के शादी से पहले ये फैमिली से बातचीत कर सकते हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया है, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर कोई हमें आ रही है, अगर हमें नहीं आ रही और हमें लग रहा है कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स उनमें पाए जाते हैं कि बड़ी से आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो बड़े रिजिड होते हैं, उन्हें चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है। कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। जैसे अगर कोई अपने छोटों बड़ों की रिस्पेक्ट करता है तो चांसेस हैं कि वो अपने स्पाउस की भी रिस्पेक्ट करेगा। अगर कोई टाइम की पाबंदी करता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ में डिसिप्लिन है। अगर वो अपनी फैमिली में टाइम की पाबंदी कर रहे तो जब आपकी फैमिली में आएगा एडजस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। इस लेवल पे मार्जिन ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इस हवाले से मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी डिटेल से, क्योंकि ये ही तो हमारे प्रोग्राम का निचोड़ है, जिसमें कि क्या क्राइटेरिया लेके हमें किसी की तलाश करनी चाहिए। क्योंकि दिल तो सबका चाहता है कि हम ऐसा स्पाउस ढूंढें कि जो चिराग लेके भी ढूंढने से ना मिले। तो फिर वो कौन सा चिराग है जो आप हमें दे रहे हैं जिसको लेके ढूंढना है? सो इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस वक्त ब्रेक का टाइम है और हम ब्रेक के बाद ही इस चिराग को डिफ़ाइन करेंगे कि फिर किस लाइट में जाके स्पाउस को ढूंढा जाए। सो नाजरीन, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन ज़रूर कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस चिराग की, उस रोशन चिराग की या उस लाइट की जिसकी रोशनी में हम कोई भी पार्टनर जो है वो पिक कर सकते हैं और साइंस हमें वो रोशनी फराहम करती है जिसमें हम किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। सो जाफ़र साहब, मैं आपसे दोबारा से वही सवाल पूछूंगी कि जब भी हमने एज अ फैमिली मेम्बर अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए हमने कोई रिश्ता ढूंढना है तो फिर हमारे पास कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपने किसी भी घर वाले की मदद कर सकें? अच्छा, इसमें जब हम लाइफ पार्टनर ढूंढने की बात करते हैं तो फैमिली के लिए जो क्राइटेरिया होता है हमारा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो ओवर द फैमिली होता है और फैमिली में से वो पर्सन जिसके साथ हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरलिंक। बिल्कुल, क्योंकि वो पर्सन भी तो उस फैमिली का पार्ट ही है ना। अगर हम फैमिली में कोई खसूसियात देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन चूँकि कंपनी में है उनकी, तो फिर वो उसी किस्म की रिवायात और उसी किस्म के कल्चर का हिस्सा है ना। तो फिर दोनों को म्यूचुअली देखा जा सकता है। हम बात कर रहे थे कि फैमिली की जांच पड़ताल करना शुरू कर दें, फैमिली के बारे में जानना शुरू कर दें, फैमिली की हैबिट्स को जानना शुरू कर दें, फैमिली क्या कमा रही है, कैसे कमा रही है और फैमिली जो कमाती है उसको खर्च करने के हवाले से उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वो आदत हैं जो उस फैमिली में रहते हुए उस फैमिली पर्सन ने भी अपनाई हैं। हाँ। मतलब किस तरह से पैसा कमाया जाता है, कैसे स्पेंड किया जाता है, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है। अब साथ साथ हम चलते हैं कि जो हम लाइफ पार्टनर चुनने जा रहे हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जब हम वो एक क्राइटेरिया बनाते हैं घर से निकलने से पहले तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये बनाया जाता है कि अगर लड़की को देखने जा रहे हैं तो लड़की बड़ी खूबसूरत सी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, वो खूबसूरत सी आंखें होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। मतलब एक अपीयरेंस की बात की जाती है। बिल्कुल। और मैं आपको बड़े अफसोस की बात भी बताती हूँ कि बहुत सारे मैट्रिमोनियल ऑफिसेज जो हैं वो पहला क्वेश्चन ही लड़की के बारे में ये पूछ रहे होते हैं कि रंगत कैसी है, और अगर बता दिया जाए कि सांवली तो वो रजिस्ट्रेशन से इनकार कर देते हैं कि हमारे पास तो ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जहाँ पर सांवली लड़की भी कोई चाहे। यहाँ पर तो सभी लोग किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए लड़की जो है वो चाहते हैं। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है किसी लड़की की रंगत अगर सांवली हो तो। साइंस कहती है या जो रिश्तों को मैनेज करने के एक्सपर्ट्स हैं जो सोसाइटी में जो रिश्ते चल रहे हैं वो उनके बारे में जो हकीकतें बताते हैं वो कहते हैं कि ये एक दूसरी ज़रूरत है। बिल्कुल, खूबसूरती एक दूसरी लेवल की ज़रूरत है, ये हमारी पहली तरजीह नहीं होनी चाहिए। हमारी पहली तरजीह जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम उस पार्टनर की आदत के बारे में जानें, हम उनके रद्द अमल के तरीकों को देखें कि वो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस पर उनका रद्द अमल क्या है,
उनके इमोशंस कैसे हैं, उनकी छोटी छोटी आदतें कैसी हैं, लाइफ डिसिप्लिन है या नहीं डिसिप्लिन, वो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं कर देते, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड करने वाले तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई रखने वाले तो नहीं है, कोई एंग्जाइटी जैसी सिचुएशन तो नहीं होती, क्या उनका अपना कॉन्फिडेंस बेहतर है, क्या वो स्ट्रेस में डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में वो साथ निभाने वाले हैं या साथ छोड़ने वाले हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं जो पहले देखने वाली हैं। और खूबसूरती वक्त गुजरने के साथ साथ एक तो मध्यम पड़ जाती है, दूसरा एक पर्सन जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आप हर रोज़ वही चेहरा देखते हैं तो मेरे ख्याल में खूबसूरती की वो वर्थ या वो वैल्यू नहीं रहती। वो के खूबसूरत होना एक बड़ी अच्छी बात है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं अगर आपको साथ में मिल रही हैं, एक्स्ट्रा यानी पैकेज में कुछ चीजें जो है वो फ्री भी मिल रही होती है। अगर आपको एक ऐसा स्पाउस मिल जाता है जो बड़ी अच्छी आदत के साथ है, वो आपकी जिंदगी को बड़ा शानदार बना देगा, और अगर साथ में वो एक्स्ट्रा खूबसूरती भी रखता है तो फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्पाउस मिलता है जो एक्स्ट्रा खूबसूरती रखता है लेकिन आदत ऐसी है कि वो बहुत डिफिकल्ट हैं, तो फिर मैंने इस बात पे भी प्रॉब्लम होते देखी है कि आज का लड़ाई झगड़ा इसलिए हुआ कि वाइफ सुबह उठी और वो बड़ी तेज से ब्रश करती थी और उनके ब्रश करने के बाद से हस्बैंड इरिटेट हो रहे थे। वो सफाई उस वक्त करती हैं जब हस्बैंड सो रहे होते हैं, उन्हें वो खाना इतना बेजायका बनाती हैं कि उन्हें सिवाय अपनी खूबसूरती मेकअप के अलावा कोई और काम करना नहीं आता। और ये वो आम से मसाइल हैं जो हम अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं। और नॉर्मली देखा जाता है कुछ ख़वातीन का जो सारा सलीका है वो उनके वजूद के ऊपर ही नज़र आ जाता है, बजाय इसके कि उनकी इधर उधर की चीज़ों में भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नज़र आए, बल्कि वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स जो हैं, अपने जो खुदादाद सलाहियतें, उनको अपने हेयर स्टाइल और अपनी ड्रेसिंग और अपने चेहरे पे इस्तेमाल करती नज़र आती हैं। तो ये फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा तरीका, दूसरा जो आप कह लें क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस फैमिली मेंबर को अपनी फैमिली में ला रहे हैं उनका रोल क्या होगा। क्या उनका रोल घर को संभालना होगा, क्या वो जॉब भी साथ में करेंगी, या उनकी कोई अपनी भी मसरूफियात हैं वो उनको भी साथ लेके चलेंगी। तो इस हवाले से पहले से ये चीज़ें तय हो जानी चाहिए। या फिर आप कोई वंडर वुमन ढूंढ रहे हैं जो मल्टीटास्क करे, जो सारा कुछ ही अकेली खुद करे, जो कि यूजुअली पैसिव फीमेल्स करती हैं और उनकी अपनी हालत फिर बहुत बुरी हो जाती है। वंडर वुमन के कॉन्सेप्ट को मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता कि ये कोई बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं। वंडर वुमन की टर्म ही मैंने इसलिए बोली है कि वो रियलिटी से अपार्ट है ना। मैंने तो एक आयरनी यूज़ की है, एक सटायर की है कि नॉर्मली कहा यह जाता है कि हाँ ठीक है, अप्रिशिएट किया जाता है कि ख़वातीन घर से बाहर काम करें तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनको कोई घर में भी सहूलतें देने के बारे में सोचा नहीं जा रहा होता। ये कहा जा रहा होता है कि जो पहली उनकी तरजीह है वो घर का काम है और करियर जो है। हालांकि जब हम एजुकेशन फील्ड में देखते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि लड़कियों की रेशो जो है वो हर डिपार्टमेंट में लड़कों की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। तो फिर ऐसे में ये भी सोचना चाहिए कि लड़कियों के करियर को भी उतनी अहमियत देनी चाहिए जितना कि आप लड़कों के करियर को दे रहे हैं। बिल्कुल है ना। अच्छा, अब जब हम लाइफ पार्टनर ढूंढने जाते हैं या अपने फैमिली मेंबर ढूंढने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो घर को संभालेगा। तो उसमें बेसिक सा क्राइटेरिया है, खाना अच्छे तरीके से आना चाहिए, उन्हें सारा किचन मैनेज करना आना चाहिए, घर में जो जैसे बजट बनाना, छोटे मोटे और चीज़ों को अरेंज करना, मेहमानों के साथ डील करना, ये वो छोटे छोटे स्किल्स हैं वो उन्हें आनी चाहिए। जिसमें अच्छा कम्युनिकेशन होना, जिनमें सबसे जो टॉप क्राइटेरिया आता है वो किसी पर्सन का हंसमुख होना है कि वो स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में भी बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को हंसते खेलते मैनेज कर ले और फिर सक्सेसफुली मैनेज कर ले। हंसमुख होना एक ऐसा क्राइटेरिया जो सबसे पहले मेरे ख्याल में टॉप में आता है। अगर आप किसी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव पर्सन के साथ रहते हैं जो मुश्किल हालात में भी आपको मोटिवेट करना जानता है, वो आपको सलूशन भी बताता है और साथ में ये भी बताता रहता है कि डिफ़िकल्टीज आती हैं तो आप इन्हें हल करें, आप हल कर सकते हैं। और उसमें भी इन्वायरमेंट को लाइट रखे, बजाय इसके कि अगर कोई थोड़ा सा स्ट्रेस आए तो वो खुद ही पहले पैनिक हो जाए, तो वो सपोर्ट करने की बजाय डिफ़िकल्टी बढ़ाने वाला ना हो, मदद करने वाला हो ऐसी इन्वायरमेंट में।
अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई अपना जॉब या फील्ड आगे लेके चलना, जैसे फैमिली में अगर शादी हो रही है वो पर्सन डॉक्टर है, तो आप पहले से डिसाइड कर लें कि वो अगर डॉक्टर उन्होंने प्रैक्टिस करनी है तो वो अपने क्लिनिक पे करनी है, कोई फैमिली का क्लिनिक है उस पर करनी है, फैमिली क्लिनिक बना के देगी, ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो चीज़ें जो पहले ही तय कर लेनी चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद रिश्तों को निभा करने की पॉलिसी देखनी चाहिए। ये आपको लाइफ पार्टनर जो आप ढूंढ रहे हैं उसमें भी देखनी चाहिए और जो फैमिली है उसमें भी देखनी बिल्कुल। और बड़ा ज़रूरी, क्योंकि जो बच्चा या बच्ची रिश्ते में आ रही है उसकी तो लाइफ में अभी वो वक्त ही नहीं आया कि कोई ऐसा रिश्ता उसने निभाया हो। उससे प्रीवियसली हम फैमिली मेम्बर्स के रिश्ते देखते हैं कि वो आपस में कितने मुस्तहकम हैं, कितने मजबूत हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो रिश्तों के निभा के साथ हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे साइंस ने चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं कि अगर किसी की शादी नहीं भी हुई पहले, या आप ऐसे लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो आप फिर भी उनकी निभा पॉलिसी को चेक कर सकते हैं। जो लोग निभा पॉलिसी करने वाले होते हैं उनमें कुछ खास खूबियां होती हैं। अगर आप उनके दोस्तों को देखेंगे, वो अच्छे दोस्त रखेंगे और उनके दोस्त साल साथ चलने वाले होंगे। अगर वो चीज़ों को, अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को रखेंगे तो वो बिला वजह चीज़ों को नहीं बदलेंगे, बिला वजह पेट नहीं बदलेंगे, बिला वजह घर का फर्नीचर नहीं बदल देंगे, बिला वजह हर चौथे दिन पेंट, 6 माह के बाद पेंट नहीं बदलेंगे। अगर उनके पास सेलफोन है, गाड़ी है, तो वो बिला वजह नहीं बदलेंगे जब तक कि कोई लॉजिक ना हो, जब तक कि वो जिद्दत की तरफ ना जाना चाह रहे हों। वो नई चीज़ों को वार्म वेलकम भी करेंगे, लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ निभा करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसके साथ अगर उनके फैमिली में अगर हम देखें तो उनके मुलाजिम हैं, वो मुलाजिमों के साथ निभा करते नजर आएंगे, वो बार बार मुलाजिमों को निकालते नजर नहीं आएंगे। जो लोग अपनी लाइफ में बार बार मुलाजिमों को निकाल देते हैं, बार बार घर शिफ्ट करने की तरफ जाते हैं, गाड़ी शिफ्ट करने की तरफ जा रहे होते हैं बिला वजह, कोई पीछे वजह नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं है, निभा की पॉलिसी जो है वो उनके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल। बिला वजह सेलफोन चेंज करते नजर आएंगे, नए दोस्त हर रोज नजर आएंगे उनको, तो फिर आप देख लें कि आप भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और ज़्यादा चांसेस हैं, जो रिसर्चेस बताती हैं कि वो दिन दूर नहीं है, शायद वो किसी और नए की तलाश में निकल पड़ेंगे। अच्छा, अब फैमिली की तरफ वापस आए कि बिहेवियर की तरफ, हम रवैयों की बात करते हैं कि रवैये किस तरह से निभा करने के हवाले से। रवैये जब भी चेक करने हो तो ऐसे लोगों के साथ चेक करें जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, जो सब उनके मातहत हैं। जैसे फैमिली अपने मुलाजमों के साथ कैसा सलूक करती है, फैमिली उनकी देखभाल कितनी काइंड है उनके साथ, बिल्कुल, और कितनी ह्यूमन है उनके साथ, बिल्कुल कितनी ह्यूमन है। और जो आप लाइफ पार्टनर लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कितना ह्यूमन है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ कितना ह्यूमन है, वो चीज़ों की केयर कितनी करता है, वो चीज़ों को डिसिप्लिन कितना करता है, ये चीज़ें। अच्छा, उसकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, एक सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ जो आजकल के डिफ़िकल्टी आ रही है वो ये है, ऐसे लोगों से अवेयर रहें या बचें जो टॉक्सिक हों। और टॉक्सिक लोगों को भी हम डिफाइन करते हैं। उससे पहले टॉक्सिक में जो टॉप नंबर पे आते हैं, तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है जो बहुत ज्यादा मूडी हो, बिल्कुल, जिनका बात में मूड खराब हो जाता हो, बिला वजह नाराज हो जाते हो, 2, 3, 4 दिन नाराज हो, आपको पता ही ना हो कि वो क्यों नाराज हैं, और फिर अचानक से एकदम से सुलह हो जाए। वो आपको इमोशनली टॉर्चर करते रहते हैं। ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है, उनसे बचने की जरूरत है। रिश्ते कभी भी हमारे मूड मिजाज के मातहत नहीं होते, बल्कि हमारा मूड मिजाज हमारे रिश्तों के और हमारे अपने मातहत होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर तो वो अपने मूड मिजाज को मैनेज करना जानते हैं, जैसे अगर उनको आप देख लें कि ऐसे क्राइसिस पैदा हो गए, एकदम से गुस्सा आ गया उनको, तो गुस्से को कैसे वो बिहेव कर रहे हैं। अगर तो वो गुस्से में दूसरे लोगों के साथ पोलाइट है, तो यकीनन लाइफ में आगे चल के आपके साथ भी पोलाइट होंगे। लेकिन अगर उनको इतना गुस्सा आता है कि उनको किसी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं रहती, और वो इस चीज़ के प्राउड फील करते हैं कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, देखा मेरा गुस्सा ही ऐसा है, मैंने बताया तो था कि जब मुझे गुस्सा आए तो मुझे ना ऐसे कहा करें। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से आप माजरत कर लें, वो लाइफ में आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देने वाले हैं। उनके साथ आप रिश्तों को बाउंड्रीज में महदूद रखें। उसके बाद कोई छिछोरापन तबीयत में नहीं होना चाहिए। छिछोरापन से मुराद ऐसे है कि ऐसे लोगों की समझ ही नहीं आती। ये वो टॉक्सिक लोग हैं जो समझ बूझ में नहीं आते। ये बिल्कुल, मैं इनको जब मिसाल देता हूँ इनकी, तो अपनी लाइफ में अलजबरा से मिसाल देता हूँ। मुझे अलजबरा कभी समझ में नहीं आता था। जैसे कोई मिसाल भी तो दे देना कि मतलब छिछोरापन क्या, यानी वो आपसे मिलने आए और आपसे शादी के लिए, चूँकि उनसे बातचीत चल रही है, और वो आपके लिए दिल वाला बलून ले आए, क्या करें वो ऐसे, यानी कोई तो निशानी बताए ना। अच्छा, अगर वो गिफ्ट
लेके आ रहे हैं आपके लिए, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, वो तो मुनासिब है। लेकिन छिछोरापन में ये चीजें आ गई कि वो आपको सारी रात कॉल करते रहेंगे, वो आपको बिला वजह टेक्स्ट करते रहेंगे, अगर आपने टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे, वो आपकी और अपनी बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करेंगे, आपके बार कहने पे वो चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, वो आपके साथ वादे करेंगे मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, आप कोई काम कह दें तो वो फौरन से उनका मुंह बन जाए, उनकी अपनी मसरूफियत निकल आए, वो बात नहीं करने के हवाले से तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दें, काम करने के वाले से निभा की पॉलिसी में बहुत पीछे हूँ, वो बार आपको जैसे कॉल रिप्लाई ना करना, मैसेज रिप्लाई ना करना, जब उनका मूड है तो फिर उस तरह से वो रिप्लाई करें, ज़रूरी बात है तो उस पर तवज्जो ना देना, मतलब कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ इंतहाई अनडिसिप्लिन्ड है। आप उनके रूम को देखेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी रहेंगी, अगर आप उनके साथ कोई सीरियस बात करेंगे तो आगे से मजाक उसका उड़ा देंगे। जैसे एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक लड़का और लड़की इसी तरह से बातचीत कर रहे थे, ठीक है, और चाय में एकदम से मक्खी आन गिरती है, तो वो उन्हें बताती हैं कि आपकी चाय में मक्खी है, तो बड़ा खिलखिला के कहते हैं मक्खी अब कितना पी लेंगे इसमें। सही है, ठीक है, बात तो सच थी वैसे। अच्छा, तो मतलब इस तरह से चीज़ों को सीरियस ना लेना, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लेना। हंसमुख होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सीरियस चीज़ों को खामखा में मजाक में उड़ाया जाए। आपका कहने का मतलब मक्खी गिरे तो फिर उसे सीरियस नोट पे हैंडल किया जाए। हाँ, उसे हैंडल किया जाना चाहिए। बातचीत देखिए, कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं वो उसे सूट करते हैं, कुछ इन्वायरमेंट ऐसे हैं, फैमिली में अगर कोई रिश्ता देखने आ गया तो वहाँ पे आप आगे से उनको जोक सुनाना शुरू कर देते हैं या अपने ऐसे इवेंट्स बताना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें ज्यादा मुनासिब नहीं बिल्कुल ऐसे है। ये चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि इतने डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में भी अगर कोई पर्सनल सीरियस नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि उसकी शख्सियत में कुछ कमी है कि वो सीरियस हो ही नहीं पा रहा। बिल्कुल सही, ये डिफिकल्टीज। और दूसरा समटाइम ऐसा भी होता है कि हम जब बातचीत करते हैं तो हम ज़्यादातर कुछ लोगों में कंट्रोलिंग इतनी देखने में आती है कि वो लिसनिंग एंड पर नहीं होते, वो सिर्फ टॉकिंग एंड पे होते हैं, यानी वो सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं, अपनी बात यानी बातचीत में दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे होते। और ऐसी चीज़ें भी नोटिस करने की होती हैं आपकी, जब आप किसी ऐसी सीरियस नेचर की फैमिली मीटिंग में होते हैं तो आपको फिर यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि आप दूसरे की बात सुन कितनी रहे हैं, अंडरस्टैंड कितनी कर रहे हैं और अपनी बात कन्वे कितनी कर रहे हैं। बिल्कुल, और एम्पैथेटिकली कितना सुन रहे हैं, आप उनकी कम्युनिकेशन से, उनके मूड मिजाज से। अब दिलचस्पियाँ, सिमिलरिटीज कितनी है कि आपके इंटरेस्ट और दिलचस्पी कितनी है, कोई एक काम कर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो तो वो एक अच्छी बात है, कम दिलचस्पी हो तो उनको मैनेज करना एक अच्छी बात है। ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि कहते हैं अच्छा ठीक है जैसा भी है मेरा लाइफ पार्टनर मैं बाद में इसे बदल लूँगा। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा ट्रैप है जिसमें अमूमन सोचा जाता है कि अच्छा चलो इसे घर आने दो तो फिर हम इसे सिखा लेंगे कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या डिमांड्स हैं, और हमारे घर आके तो फिर हमारे जैसा ही हो जाएगा ये फ़र्द भी। सो ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसके ऊपर मैं चाहती हूँ आप बात करें। अब मैं आपको साइंटिफिकली अगर यहाँ पे बात शेयर करूँ तो साइंस कहती है कि जब हमने किसी की पर्सनैलिटी के साथ काम करना हो और पर्सनैलिटी ट्रेस यानी कि शख्सियत के औसाफ बदलने हों तो तकरीबन CBT सबसे ज़्यादा स्पीड से बदलती है और वो 2 साल का टाइम रिक्वायर करती है। बिल्कुल, कि और ये भी उस CBT का आप जिक्र करें जो कोई माहिर जो है माहिर अप्लाई करता है, लेकिन हम बात करें ऐसे स्पाउसल रिलेशनशिप की जहाँ पर दूसरा जो पर्सन है वो एक रिलेशन में है उसके साथ और वहाँ पर उसके भी कोई बाइसेस हैं और वो भी पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर रहा रिलेशन को और ना वो समझा पा रहा है अपना मकसद, और वहाँ पर अगर चेंज डेवलप करने की कोशिश की जाती है तो ये कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। किसी माहिर की महारत यानी कि किसी माहिर नफ्सियात की हेल्प लिए बिना अगर आपकी किसी की शख्सियत को बदलने की तरफ जाते हैं तो आप उनकी छोटी छोटी आदतों में भी बदल दें, लेकिन जो उनकी शख्सियत के कुछ ऐसे औसाफ हैं जो बड़ा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं आप उनको नहीं बदल सकेंगे और आप थ्रू आउट लाइफ उन्हें बदलने की एक खामखा कश्मकश में लगे रहेंगे, आप अपनी और दूसरों की लाइफ में डिफिकल्टीज बिल्कुल। और वो जो मोटिवेशन आपने यूज़ करना है, वो जो पोटेंशियस, वो जो पावर आपने यूज़ करनी है अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात में या अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, वो आपका सारा मोटिवेशन जो है वो इधर ड्रेन हो जाता है जहाँ आप किसी को चेंज करने की कोशिश जो है वो बार बार कर रहे होते हैं।
अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि कभी भी फियर के साथ ऑपरेट ना करें, कभी भी डर के साथ ऑपरेट ना करें कि अगर यही एक रिश्ता आया है तो शायद यही है और इसी से शादी कर लेनी चाहिए। अमूमन फैमिलीज में ऐसा होता है कि फैमिलीज, ये हमारी फैमिली का ट्रेंड है कि हमारी जो कल्चर है, सॉरी हमारे कल्चर का ट्रेंड है कि हम चीज़ों को लेट करते रहते हैं, खामखा लटकाते रहते हैं। अगर हमने कोई भी काम करना है 11 तौर पे करते हैं, अगर बच्चों के रिश्ते भी करने हैं तो हम पहले बैठे रहते हैं, ये तासुर देते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम कहते हैं पता नहीं कैसी नागुज़ीर सी बात कर ली, हमारा तो क्राइटेरिया ऐसा है, हमारा क्राइटेरिया ऐसा है। कहा जाता है कि अभी तो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अभी तो हम नहीं देखेंगे। तो ये वो काम है जो प्रोएक्टिव करने का, ये डिज़ाइन करने का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपने उस बच्चे की ज़िंदगी में जिस भी पर्सन को लेके आना है, वो ना सिर्फ ये कि उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेगा, बल्कि वो आपके ख़ानदान में मर्ज होके नस्ल दर नस्ल जो है उसका तासुर जो है वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सीरियस नोट के ऊपर इस चीज़ को डील करने की ज़रूरत होती है। फैमिलीज पहले माकूल रिश्ते इस तरह से नहीं देख रही होती, इस तरह का तासुर दे रही होती है, और फिर एकदम से उनको ख्याल आता है किसी रात बैठे बैठे मदर को ये फिक्र लाक हो जाती है, फादर को भी फिक्र लाक हो जाती है, अच्छा बेटी 27 की हो गई है, बेटा 32 का हो गया है, अब तो रिश्ते करने बड़े डिफिकल्ट हैं। फिर वो फियर से ऑपरेट करते हैं और जो आए जैसा आए की बुनियाद पे वो रिश्ता तय कर देते हैं। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। प्रोएक्टिवली पहले रिश्तों को देखें और जहाँ पे आपको मुनासिब मैच लग रहा है, वहाँ हमारे कल्चर की अगर हम बात करें एज के हवाले से, तो अमूमन लड़कियों की शादी 22 से 25 की एज में हो जाती है। ये मैं कल्चर के हवाले से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और लड़कों की शादी तकरीबन 25 से 30 तक हो जानी चाहिए या हो जाती है, जो कि जिसमें वो अपनी लाइफ के गोल्स तकरीबन अचीव कर लेते हैं और उसके बाद एक अच्छा कॉम्बिनेशन या मैच बन जाता है और उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाने की तरफ लेके चलते हैं। अब ये कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से और ये कॉमन मैच बनाने के हवाले से ये प्रोएक्टिव कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो फैमिलीज लेती हैं और जो इंडिविजुअल्स लेते हैं। फैमिलीज प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल कर सकती हैं, फैमिली प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकती हैं, समझ सकती हैं, और उसके बाद फिर वो आगे रिलेशन को बनाने की तरफ या रिलेशंस को आगे लेके चलने की तरफ जाती हैं। तो ये कुछ मुनासिब और माकूल सा है। बिल्कुल ऐसे ही है जाफ़र साहब, बहुत ही शानदार टिप्स जो हैं वो आपने दिए हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस वक्त इस प्रोग्राम का पार्ट बनके, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी सोशल पैनल पे जाके इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, बल्कि ज़रूरत हमें इस चीज़ की है कि हम इंटेलेक्चुअल बातें करें, ऐसी ही बातें करें जिन बातों का कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने आए। क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पेन्स हैं जिनको हम अंदर ही अंदर उन पेन्स को हम बर्दाश्त कर रहे हैं और उन तकलीफ़ों के साथ ऐसी चीखें हैं जो चीखें कोई सुन भी नहीं सकता। और ऐसे तमाम दुखों का अगर हम ज़िक्र करें यहाँ पर तो एक लंबी लिस्ट है जिसे हम जनरेट कर सकते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर इस पैनल पे बात करें जिसके बारे में अमूमन बातचीत के दरवाज़े जो हैं वो बंद ही रखे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस बनाए जाते हैं जो किसी न किसी जज्बात के ऊपर मबनी होते हैं या फिर किसी न किसी मजबूरी के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं और फिर जिनका खुमियाजा पर्सनस को तमाम ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। बल्कि अगर मैं कहूँ तो ये मल्टी जनरेशनल अज़ाब है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और अगर आज हमने इसका तदारुक ना किया और तो आगे की नस्लें जो हैं वो हमें माफ़ नहीं करेंगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बड़ी अहम बताना चाहूँगी कि जो कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से हमने आज तमाम तर मसाइल को जान लिया है, तो फिर हमें इनके सॉल्यूशंस के बारे में भी कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी और भी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं जो कम्युनिकेशन के हवाले से बेहतर मुनासिब नहीं हो पाती, जो फैमिलीज आगे बेहतर नहीं चलती, ख़ानदान आगे बेहतर नहीं चलते। जैसे आज हमने शादी के बारे में बात की, एंगेजमेंट के हवाले से ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। हमारे कल्चर में एंगेजमेंट के हवाले से यानी कि मंगनी कर लेना, इसके हवाले से बड़े इश्यूज हैं। समटाइम फैमिलीज में मिसमैच मंगनी हो जाती है। जैसे अगर बच्चे हैं या टीनेजर हैं उनकी एंगेजमेंट कर दी जाती है और उनका मिसमैच इस तरह से होता है कि लड़का बड़ा अच्छा स्टडी में पढ़ने वाला है और लड़की प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ने वाली है। लड़का इसके अपोजिट है कि लड़का फ्री फिरने वाला, ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, केयरलेस है, और लड़की बड़ी डिसिप्लिन्ड है और ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाली है। और मंगनियाँ कर दी जाती हैं, कोई 8-10 साल बाद शादी होगी तो 8-10 साल बाद सीन ही बदल जाता है। वो लड़की लाइफ में
प्रोग्रेस करते करते इतनी आगे निकल जाती है तो फिर उसके और लड़का इतने पीछे रह जाता है कि उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक दूसरे को एक साथ अपनाना। बिल्कुल तो ऐसे ये जो मंगनियां हो जाती हैं फैमिलीज में और फिर फैमिलीज एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करती, मुनासिब रिश्ते नहीं बनाती, तो इनसे फिर खानदान टूटना शुरू हो जाती हैं। फिर जोर ज़बरदस्ती, जैसे हमारे कल्चर में यूजुअली फादर सारी शादी को फाइनेंस कर रहे होते हैं तो वो एक अमेरिकन रोल अपनाते हैं, अमेरिका जैसा रोल अपनाते हैं। अगर कोई बच्चा, बेटा, बेटी उनकी बात नहीं मान रहा होता तो फिर वो उन पे ड्रोन अटैक भी करते हैं। बिल्कुल, और वो कभी कभी अरबों रुपया वापस भी मांग सकते हैं। ये भी बड़ी अजीब बात है कि ये सहूलतें दी हमें, ये वापस करें। अच्छा, तो ये एक हर लेवल पे, फैमिली लेवल पे, बच्चों की कंपैटिबिलिटी के हवाले से इन अगर हम इन्हें समराइज करें ना तो सबसे पहले कि मुताबिकत कितनी अच्छी बनती है, यानी कि रिश्तों को लेके चलने के हवाले से जिन बच्चों को आपस में हम रिश्ता कर रहे हैं या जो लोग आपस में शादी करना चाह रहे हैं उनकी मुताबिकत कितनी है, उनके रवैये आपस में कितने बेहतर तरीके से मैच करते हैं। बजाय इसके कि आप ला के बदलने की कोशिश करें तो आप ऐसा पर्सन लें जो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता और थोड़ा बदलना हमें पड़े उससे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ख़ानदान की जांच पड़ताल करना कि वो ख़ानदान कैसा है, और फिर रिलायबिलिटी कि कितना अच्छा रिश्ता, खानदान में शादियां कैसे चल रही हैं, इनकी फैमिली में पहले पीछे शादियां कैसे चल रही हैं, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स का रेट तो नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई अभी अब्यूज़ के ट्रेंड तो नहीं है, रवाज तो नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो शादी से पहले बच्चों की कंफर्म कर लेनी चाहिए ताकि बाद के मसाइल से बचा जा सके। चलिए, मुझे यकीन है जाफर साहब इस प्रोग्राम के एंड पे ये तो मैं दावा कर सकती हूँ कि आपकी शादी को कोई नुकसान नहीं है और आपके पास इतने शानदार स्किल्स हैं जो साइंटिफिक भी हैं और जिससे मुझे पूरा यकीन है कि आप फ़ायदा उठाएंगे और बड़ी शानदार ज़िंदगी आपकी होगी और वो यकीनन वो लड़की बड़ी खुशकिस्मत होगी जिसे आप पसंद करेंगे अपने लिए। और इसी पैगाम के साथ मैं अपने नाजरीन से इजाज़त चाहूँगी कि खुश रहें और खुश रहने दें और ऐसे मौक़े भी तलाश करें जिसमें आप खुशियों को ना सिर्फ ये कि बना सकें बल्कि उनके साथ निभा सकें। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाएं। हम यकीनन अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको ज़रूर शामिल करेंगे। इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।